पे कमीशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारें पहले से काम करते हुए नहीं आ रही है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो तीसरे पे कमीशन से ही स्टैंडिंग बॉडी बन जाती, और यदि फोर्थ पे कमीशन को मानते तो पीरियडिकल रिव्यू हो जाता 10 साल से पहले भी। फिफ्थ पे कमीशन को मानते तो एक परमानेंट पे कमीशन बन जाता, ताकि हर 10 साल के बाद में पे कमीशन गठित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। छठे पे कमीशन की बात मानते तो हर 10 साल के बाद में पे कमीशन होना चाहिए, जो कि अभी तक कमेटी गठित हो जाती 8वें पे कमीशन की। और 7वें पे कमीशन की बात माने तो 10 साल से पहले भी पे कमीशन और पे और पेंशन का रिवीजन कर सकते हैं, तो वो सरकार अभी तक नहीं लेके आई। तो सरकार है वो केवल रिकमेंडेशन मांगती है लेकिन मानती नहीं है। अब देखना होगा 8वें पे कमीशन में सरकार कौन सा फैक्टर यूज करती है, कौन सा पे मैट्रिक्स लाती है, या फिर सरकार पे कमीशन को खत्म ही कर देगी। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू सैनिक समाचार। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 वो तारीख है जिस दिन से 8वां पे कमीशन लागू होना है। तो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बात की पूरी उम्मीद है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर देगी। इससे पहले हमारे जो एसोसिएशन है, यूनियन है, उनकी ओर से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आज से पहले हमारे पूरे इतिहास में कब कब कौन सा पे कमीशन आया और किस पे कमीशन में क्या घोषणा हुई, क्या रिकमेंडेशन दी गई, उन सब की बातें लिखते हुए वित्त मंत्री को ये आगाह किया है कि अब समय आ चुका है कि आप पे कमीशन बिठा दो, ताकि वो अपनी रिपोर्ट समय पे सौंपे और 1 जनवरी 26 से ही 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए। देखिए, बहुत ही शानदार पत्र IRTSA ने यानी इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को लिखा है और इसका सब्जेक्ट लिखा है फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। कुछ यहाँ पे अच्छी बातें लिखी है, उनको पहले हम समझते हैं। उसके बाद अनेक्सर में कौन से पे कमीशन में कितने पे मैट्रिक्स की, कितने फैक्टर की और क्या स्टैंडिंग बॉडी थी, उसके बाद अनेक्सर के जरिए हम ये समझेंगे कि जो कंटिन्यूइंग मशीनरी फॉर पे रिवीजन है उसकी आवश्यकता है, और अब तक के जितने पे कमीशन हुए उस हर पे कमीशन में इस मशीनरी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी और क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ, उन सब की जानकारी दी हुई है। तो आइए पहले यहाँ पे हम ये समझते हैं कि IRTSA वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को क्या कहना चाह रहे हैं। सेंट्रल पे कमीशन आर बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 10 ईयर्स, यानी जो पे कमीशन है हर 10 साल में अब तक होता आया है। किस लिए? टू एग्जामिन, रिव्यू, इवॉल्व एंड रिकमेंड चेंजेस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द इमोलमेंट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पे, अलाउंसेज एंड अदर फैसिलिटीज और बेनिफिट्स इन केस और काइंड, एज वेल एज द स्पेशलाइज्ड needs of various departments, agencies and services in respect of central government employees। यानी हर 10 साल में पे कमीशन आता है कि उनकी पे में क्या चेंजेस करने हैं, अलाउंसेज में क्या चेंजेस करने हैं, बाकी जो इमोलमेंट जितने भी लागू है उनमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, और इसकी ज़रूरत भी होती है तो ये चेक करे मार्केट की महंगाई के अनुसार, कर्मचारियों की लाइफ स्टाइल के अनुसार, और रिकमेंड करे कि उनकी वेतन में और अलाउंसेज में कितनी बढ़ोतरी करनी है। 3rd, 4th एंड 5th सेंट्रल पे कमीशंस रिकमेंडेड फॉर कंटिन्यूइंग परमानेंट मशीनरी टू अंडरटेक पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द पे, अलाउंसेज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी तीसरे, चौथे और 5वें कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि जिस प्रकार 10 साल में पे कमीशन आता है इसको आगे भी जारी रखा जाए और 10 साल के अंतराल के बाद में पे पेंशन का रिव्यू किया जाए। 6th सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट्स रिकमेंडेशंस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, 10 years पीरियड सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5th सेंट्रल पे कमीशन। यानी छठे पे कमीशन ने 1 जनवरी 2006 से अपनी रिकमेंडेशंस लागू करने के लिए प्रस्ताव रखा, जो कि 5वें पे कमीशन से छठे पे कमीशन के बीच में कुल मिलाकर 10 साल का अंतराल था। 7th सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेड दैट द पे मैट्रिक्स may be reviewed periodically without waiting for the long period of 10 years।
लेकिन 7वें पे कमीशन ने बहुत बड़ी बात की कि पे कमीशन 10 साल के बाद आता है, तो आपको 10 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इसको कर्मचारियों और पेंशनर्स का हित देखते हुए 10 साल से पहले भी रिव्यू किया जा सकता है। यानी पे, पेंशन और अलाउंसेज को 10 साल से पहले भी यदि ज़रूरत पड़े तो इसको रिव्यू किया जा सकता है। इसकी जो रिकमेंडेशन है वो आगे हम एनेक्सर में देखेंगे। सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th CPC recommendations with effect from 1st January 2016, many changes have taken place in government functioning, performance and size of Indian economy, GDP growth, quantum of various tax collections। 7वें पे कमीशन आने के बाद में हर प्रकार के क्षेत्र में बदलाव हुआ है। रोल ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन्फ्लेशन पैटर्न, erosion of real wages due to inflation, condition of service, role of private sector in public utilities and government's regulation over them, number of employees in each department, number of employees covered under national pension scheme, considerable reduction in poverty, changes in consuming pattern of employees and general public। इतने प्रकार के सिनेरियोज है जिनको देखते हुए 7वें पे कमीशन के बाद जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों को देखते हुए अब समय आ चुका है कि 8वें पे कमीशन को भी लाया जाए। देयर आर मनी लीगल केसेस पेंडिंग अक्रॉस द कंट्री इन वेरियस कोर्ट्स रिगार्डिंग एनोमलीज इन पे लेवल, इंक्रीमेंट, पे फिक्सेशन, प्रमोशन, MSCPS, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ETC, कंज्यूमिंग प्रीसियस टाइम ऑफ कोर्ट्स एंड अफेक्टिंग इफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। यानी इससे पहले जो पे कमीशन आए उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां रही है, जिसकी वजह से जो पे और पेंशन से संबंधित एनोमलीज है, जिसमें पे लेवल का है, इंक्रीमेंट का है, पे फिक्सेशन का है, प्रमोशन का है, MSCPS का है और रिटायरमेंट के बेनिफिट समय पर नहीं मिल रहे, इनको लेकर कोर्ट केसों की भरमार है। साथ ही साथ इफिशियंसी इन पब्लिक सर्विसेज शुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड फॉर एनी रीजन। जो पब्लिक सर्विसेज में इफिशियंसी है उसको कहीं भी किसी कदम पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। देयर शुड बी ए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस एंड स्कोप फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। न्यू पे कमीशन नीड्स टू बी कंस्टिट्यूटेड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्पैरिटीज एंड एनोमलीज इन सैलरीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एंड फॉर द रीजन्स एक्सप्लेन्ड अबव। यानी जो ऊपर कारण बताए गए हैं, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए जो अगला पे कमीशन है उसको लाने की सख्त आवश्यकता है। It is therefore requested to constitute 8th Central Pay Commission immediately to enable it to have sufficient time to give comprehensive recommendations to clear all existing anomalies and without giving room for future anomalies। यानी अब तक जितने पे कमीशन आए उनमें कोई ना कोई एनोमली रही है जिसका सामना कर्मचारियों और पेंशनर्स को करना पड़ रहा है। उसके लिए वो कोर्ट में न्याय के लिए जाते हैं, कोर्ट में केस सालों साल चलता है, न्याय नहीं मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो 8वां पे कमीशन है उसकी घोषणा, उसकी जो कमेटी है उसकी घोषणा अभी से कर देनी चाहिए, ताकि वो कमेटी कर्मचारियों और पेंशनर तक पहुँचे, उनसे समस्याएं पूछे, उनसे फीडबैक पूछे, सजेशन पूछे जिनको कि रिकमेंडेशन में शामिल करना है, और उनको पर्याप्त समय मिले कि वो पे कमीशन में क्या क्या शामिल करना चाहते हैं, कर्मचारियों की समस्याएं क्या है, उनको किस प्रकार दूर करना चाहते हैं। इसलिए 8वें पे कमीशन को तुरंत प्रभाव से कंस्टिट्यूट करने की आवश्यकता है और कमेटी गठित करने की आवश्यकता है। तो ये तो था लेटर जो कि KV रमेश जनरल सेक्रेटरी है IRTSA के, उनकी ओर से वित्त मंत्री को लिखा गया। अब इन्होंने तीसरे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक क्या क्या हुआ उसके बारे में एक एनेक्सर में पूरी डिटेल दी है, जिसको हम पे कमीशन वाइज अभी समझेंगे। पहले बात करेंगे तीसरे पे कमीशन की। 3rd सेंट्रल पे कमीशन recommended for creation of a standing body on pay and cadre management. Our experiences have convinced us that the system of periodically revising the pay structure and conditions of service of the central government employees on the recommendations of pay commission is not a very satisfactory one. We feel that even broad judgments in these matters should be based on analysis of the relevant data. This is not possible when a pay commission is required to make recommendations on the pay scales and conditions of service for such a large number of employees within a limited period. We should therefore suggest the creation of a standing body on pay and cadre management। यानी जो तीसरे पे कमीशन की
कमेटी थी उसने कहा कि ज़रूरत नहीं है कि आपको पे कमीशन ही गठित करना पड़े, इसकी जगह एक स्टैंडिंग बॉडी लाई जाए और जब भी कर्मचारियों के पेमेंट में और भत्तों में कोई कमी हो या उस पर कोई सुझाव लेने हो या नई रिकमेंडेशन लागू करनी हो तो ये सब मामले स्टैंडिंग बॉडी के पास भेजे जाएं जो कि पे और कैडर को मैनेज कर सकें। क्योंकि जो पे कमीशन गठित होता है वो 1-1.5 साल में हर प्रकार की फाइंडिंग्स को लेते हुए पूरी रिपोर्ट सरकार को नहीं दे पाते, जिससे कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो पे और पेंशन में बहुत सारी कमियां रह जाती है और उन कमियों का सामना जो कर्मचारी और पेंशनर्स जिंदगी भर करते रहते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि एक स्टैंडिंग बॉडी गठित कर दी जाए जो परमानेंट रहे और कोई भी मामले हो पे पेंशन से जुड़े उनके पास भेज दिए जाए और वो सजेस्ट करे तो उनको रिकमेंड करके और इम्प्लीमेंट भी कर दी जाए। ये तीसरे पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी। फोर्थ पे कमीशन में आते आते फोर्थ पे कमीशन रिकमेंडेड फॉर फॉर्मिंग ए परमानेंट मशीनरी टू अंडरटेक पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द पे अलाउंसेज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी फोर्थ पे कमीशन ने कहा कि इसके लिए जो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में रिवीजन के लिए परमानेंट मशीनरी बना दी जाए जो कि कर्मचारियों के पे अलाउंसेस और उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस को समय समय पर चेक करते रहें और जो भी बदलाव करना चाहे वो करवाते रहें। If we may venture to say so, the work of a pay commission is laborious and take times. Moreover, pay commissions come at interval of 10 years or so. यानी 10 साल बाद में पे कमीशन आता है, तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई समस्याएं होती हैं, तो उनको 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है कि अगले पे कमीशन में इस समस्या का सुधार होगा। तो इसकी जगह यदि एक परमानेंट मशीनरी बना दी जाए जो जब चाहे इस प्रकार की समस्याओं के ऊपर अपना जो रिसर्च करें और उसको बदलाव के लिए रिकमेंड करके सरकार के पास भेजें, तो सरकार है, वित्त मंत्रालय है, इसको अप्रूवल दे दें और वो प्रॉब्लम समस्या उसी समय दूर हो जाए। तो 10 साल इसके लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, ये फोर्थ पे कमीशन ने कहा था। पांचवा पे कमीशन में फिफ्थ सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेड फॉर एनुअल पे रिवीजन बाय ए परमानेंट पे कमीशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन। सबसे अच्छा और शानदार रिकमेंडेशन पांचवें पे कमीशन में आया था, जिसमें कहा कि हर साल पे में रिवीजन होना चाहिए और इसके लिए एक परमानेंट पे कमीशन बना दिया जाए जो कि केवल पे कमीशन से 2 साल पहले ही अपनी रिकमेंडेशन और जो फाइंडिंग करना शुरू ना करें, वो कंटिन्यूसली पे और पेंशन के मामलों पर फोकस रखें और हर साल जो कर्मचारियों की पे और अलाउंसेज हैं उनमें रिवीजन के लिए सरकार के पास रिकमेंडेशन भेजे और सरकार इसको अप्रूव कर दे। बहुत ही शानदार रिकमेंडेशन थी पांचवें पे कमीशन की। छठे पे कमीशन में देखिए क्या लिखा। सिक्स्थ सेंट्रल पे कमीशन एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर इंटरवल ऑफ 10 ईयर्स बिटवीन 2 पे कमीशन। यानी छठे पे कमीशन में फिर आते आते ये रिकमेंडेशन दे दी कि हर बार जो पे कमीशन आता है वो 10 साल के इंटरवल के बाद ही आना चाहिए। तो जब भी पे कमीशन आया तो पे कमीशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स दी। किसी ने कहा कि हर साल रिवीजन होना चाहिए, किसी ने कहा कि 10 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है और किसी ने कहा कि हर 10 साल के बाद में पे कमीशन आना चाहिए। इसके बाद आया सातवां पे कमीशन। सेवंथ सीपीसी रिकमेंडेड फॉर पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ पे मैट्रिक्स विदाउट वेटिंग फॉर लॉन्ग 10 ईयर्स। सातवें पे कमीशन ने फिर कह दिया कि 10 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जो पे मैट्रिक्स है कर्मचारियों की वो या तो आप आईक्रोड फॉर्मूला के हिसाब से बदलाव करें या फिर बीच में कभी भी जब चाहे आपको लगे कि अब पे में रिवीजन करने की आवश्यकता है तो 10 साल का इंतजार करने से पहले एक कमेटी अपने सुझाव दे और सरकार उनको अमल में लाए। इट इज़ सजेस्टेड दैट दिस शुड बी मेड द बेसिस फॉर रिवीजन ऑफ दैट मैट्रिक्स पीरियोडिकली विदाउट वेटिंग फॉर अनदर पे कमीशन। यानी जो पे मैट्रिक्स है, सातवें पे कमीशन के बाद में पे मैट्रिक्स आ चुकी है, उसमें जब भी बदलाव करना हो तो 10 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। कमेटी अपना सुझाव दे, सरकार उसको माने और उसी के मुताबिक कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो पे और पेंशन है
उसमें बढ़ोतरी कर दे। तो 7वें पे कमीशन ने जो बात कही है कि 10 साल से पहले भी पे कमीशन कर सकते हैं, पे और पेंशन में रिवीजन कर सकते हैं, इस बात को क्या सरकार मानेगी? क्योंकि इससे पहले भी तीसरे से लेकर छठे पे कमीशन में हर बार अलग अलग रिकमेंडेशन दी गई, लेकिन सरकारों ने नहीं माना। तो क्या इस बार ये सरकार मानेगी कि 1 जनवरी 2026 से पहले ही 8वें पे कमीशन को लाया जाए और कर्मचारियों की पे और पेंशन में 1 जनवरी 2026 से पहले ही रिवीजन कर दिया जाए? दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सरकार 1 जनवरी 2026 से भी कर्मचारियों के पे और पेंशन में रिवीजन और बदलाव करना नहीं चाह रही है, क्योंकि सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में उठे प्रश्नों के जवाब में कहा कि इस सरकार का अगला पे कमीशन लाने की अभी तक कोई योजना नहीं है और ना ही आयकर फॉर्मूला के मुताबिक पे और पेंशन में रिवीजन करने का कोई अभी तक सरकार का प्रस्ताव है। तो पे कमीशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारें पहले से काम करते हुए नहीं आ रही है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो तीसरे पे कमीशन से ही स्टैंडिंग बॉडी बन जाती, और यदि 4th पे कमीशन को मानते तो पीरियडिकल रिव्यू हो जाता 10 साल से पहले भी। 5th पे कमीशन को मानते तो एक परमानेंट पे कमीशन बन जाता, ताकि हर 10 साल के बाद में पे कमीशन गठित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 6ठे पे कमीशन की बात मानते तो हर 10 साल के बाद में पे कमीशन होना चाहिए, जो कि अभी तक कमेटी गठित हो जाती 8वें पे कमीशन की। और 7वें पे कमीशन की बात माने तो 10 साल से पहले भी पे कमीशन और पे और पेंशन का रिवीजन कर सकते हैं, तो वो सरकार अभी तक नहीं लेके आई। तो सरकार है वो केवल रिकमेंडेशन मांगती है लेकिन मानती नहीं है। अब देखना होगा 8वें पे कमीशन में सरकार कौन सा फैक्टर यूज करती है, कौन सा पे मैट्रिक्स लाती है, या फिर सरकार पे कमीशन को ख़त्म ही कर देगी। ये आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तीसरे से 7वें पे कमीशन की आपने रिकमेंडेशन देखी, सरकार ने उनको नहीं माना है। तो इस प्रकार IRTSA ने अपनी तरफ से एक शानदार पहल करते हुए कुंभकर्ण की नींद सोरी सरकार को जगाने की कोशिश जरूर की है, और इस प्रकार के यूनियंस और एसोसिएशन द्वारा जब मांग पत्र और पत्र जाएंगे तो इसका असर सरकार के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो जितने भी हमारे देश में केंद्रीय कर्मचारियों के जो यूनियंस है, एसोसिएशन है या संगठन है, उनकी ओर से पहल करते हुए फैक्ट्स और फाइंडिंग के साथ में सरकार को ये पत्र भेजे जाने चाहिए कि अब समय आ चुका है कि आप 8वें पे कमीशन का गठन कर दें, ताकि वो अपनी रिपोर्ट समय पे दे सकें और कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो पे और पेंशन में एनोमलीज है उनको समय रहते दूर करने के लिए सुझाव 8वें पे कमीशन द्वारा दिया जा सके। यदि समय कम रहेगा तो पे कमीशन जल्दबाजी में इन सब एनोमलीज को शामिल नहीं करेगा और एक जनरल पे कमीशन गठित करने के लिए अपना सुझाव दे देगा। तो पे कमीशन सरकार को यदि लाना ही है तो समय पे इसको गठित कर दें, यही सब कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग है, क्योंकि महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो पे और सैलरी मिलती है उससे अब एक कर्मचारी और पेंशनर्स का घर खर्च बेमुश्किल से चल पा रहा है। केवल घर खर्च ही चल पा रहा है, इसके अलावा यदि उसके परिवार में कोई खर्चा आए तो उसको वो बियर नहीं कर पा रहा है। तो ये एक लेटेस्ट खबर थी कि IRTSA की ओर से सुझाव अपनी तरफ से भेजा जा चुका है, मांग भेजी जा चुकी है। अब पूरा मामला वित्त मंत्रालय के पास में, और उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्रालय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीद पे खरा उतरेगा। सबसे लास्ट में आपसे एक सवाल, क्या सरकार 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू कर देगी, या सरकार 10 साल का इंतजार करने से पहले ही पे पेंशन को रिवीजन कर सकती है, या फिर सरकार ना आयकर फॉर्मूला लाएगी और ना ही 8वां पे कमीशन लाएगी? इन तीनों में से आप अपना सुझाव कमेंट करके रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।